Hey, what's up, students? Welcome back to my YouTube channel. I'm your social science teacher Diksha Sharma. Let's continue with the chapter on equality. तो इन पार्ट वन अभी तक हमने समझा इक्वालिटी क्या होता है विद द हेल्प ऑफ कांता स्टोरी। नेक्स्ट हमने समझा कि हमारे डेमोक्रेटिक देश में इक्वल राइट टू वोट तो सबके पास है, लेकिन अच्छा रहना खाना हर किसी के पास इक्वली नहीं है। इसके अलावा हमने पढ़े टू काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। पहला ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट फ्रॉम ओम प्रकाश वाल्मीकि स्टोरी, because he had to sweep the whole school and playground and he were beaten by his teachers for no reason. Even he was not allowed to sit and learn in school like other children. Next is inequalities on the basis of religion. From the story of Mr. and Mrs. Ansari, they struggled a lot for apartment और उन्हें रहने के लिए कोई घर नहीं दे रहा था just because they were Muslims. And later, उनके डीलर ने उनको जब सजेस्ट किया that they should change their name to Mr. and Mrs. Kumar, तो ये उन्हें बहुत बुरा लगा and they denied. Now let's continue the chapter and understand with the meaning of dignity. Here it is. तो अब तक हमने समझा कि जिस कास्ट में हम बोर्न हुए हैं, जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं या जिस क्लास बैकग्राउंड से हम हैं, चाहे हम मेल हैं या फीमेल हैं, इन सब चीज़ों के बेसिस पर हमें अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। अब इससे समझने के लिए लॉकडाउन का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी घर में सारे काम मम्मी कर रही होंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी की सोच ये है कि अगर घर में गर्ल है या कोई लेडी है तो घर के काम वो ही करेगी, और बॉय है तो वो बाहर के काम ही करेगा, और बाहर तो जा सकते नहीं बिकॉज इट इज़ लॉकडाउन। तो अब लेडीज़ की छुट्टी हुई नहीं है, दे आर स्टिल इन साइड द किचन। और अगर आप बॉय होकर भी अपनी बहन या मम्मी को घर के काम में हेल्प करते हो, सो यू आर अ ट्रू जेंटलमैन, सीरियसली। चलिए, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। ऐसे ही स्टूडेंट्स जिन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती या इक्वल स्टेटस नहीं मिलता, उनकी डिग्निटी हर्ट हो जाती है। डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट होना। अब इमेजिन कीजिए, क्लास में टीचर ने सबके सामने आपको बिना किसी गलती पर डांट दिया, आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली आपकी डिग्निटी हर्ट हो जाएगी और आपको बुरा लगेगा। सेम वॉज शोन इन द मूवी दीवार, जहाँ एक बच्चा जो शू पॉलिश करता है, उसका कस्टमर उसको पैसे फेंक कर देता है। वो पैसे उठाने से मना कर देता है और कस्टमर को पैसे उठाकर रिस्पेक्ट से देने के लिए कहता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सबके लिए अपनी डिग्निटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को कितना हर्ट हुआ होगा उनको। वो भी ये डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट, जैसे आप डिज़र्व करते हैं। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी हमें राइट टू इक्वालिटी देती है। चाहे हम मेल हैं या फीमेल, हम अपर कास्ट हैं या नहीं, या हम रिच हैं या पुअर, हम सब गवर्नमेंट की नज़रों में सेम हैं, यानी इक्वल हैं। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई है। अभी भी ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है जो भेदभाव या बुरे बर्ताव को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वालिटी में हमें प्रोवाइड की हैं। पहली, द फर्स्ट थिंग इज़ कि हर कोई कानून की नज़रों में सेम है। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ the president of our country. He is equal as कांता a domestic worker. चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हो या कांता एक डोमेस्टिक वर्कर, दोनों को ही कानून को मानना होगा। दूसरी बात है, किसी भी बेसिस पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे वो कहीं पे भी बोर्न हुए हो, या वो फीमेल हो या मेल हो, हमें उनसे बुरा बर्ताव नहीं करना है या उन्हें अलग फील नहीं करवाना। हम नहीं कर सकते ऐसा। द थर्ड थिंग इज़ कि पब्लिक प्लेसेस में यानी सरकारी चीज़ों पर हर किसी का अधिकार है, चाहे वो प्लेग्राउंड्स हो, चाहे होटल्स हो, चाहे शॉप मार्केट या फिर कुएं,
रोड्स हो या फिर बाथिंग गार्ड्स, हर कोई वहाँ पर जा सकता है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। एंड द लास्ट थिंग इज़ अनटचेबिलिटी पूरी तरह से एबॉलिश कर दी गई है, यानी अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसे पनिशमेंट के तौर पर जेल भी भेज दिया जा सकता है। अब बात आती है कि हमारी गवर्नमेंट हमें इन इनइक्वल ट्रीटमेंट से कैसे बचाती है, यानी ये जो भेदभाव है इन सब से हमें कैसे बचा के रखती है। तो गाइस, पहली चीज़ है विद द हेल्प ऑफ लॉज, गवर्नमेंट कानून की मदद लेती है और भेदभाव को सोसाइटी समाज से ख़त्म करती है। और दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट के प्रोग्राम और पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की स्टार्ट करी गई स्कीम्स जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, यानी जो कम्युनिटीज़ गरीब हैं, उनकी मदद करती हैं। अब इसे समझते हैं एक बहुत ही अच्छी स्कीम विच वॉज मिड डे स्कीम। ये स्कीम शुरू की गई थी गरीब बच्चों के लिए, ताकि वो स्कूल आ भी सकें और खाना भी खा सकें। ये स्कीम तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सबसे पहले शुरू करी थी 2001 में। सुप्रीम कोर्ट को ये स्कीम इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसके आदेश हर स्टेट में दे दिए कि हर स्टेट को, यानी इन एवरी स्टेट दे हैव टू स्टार्ट द मिड डे मील स्कीम। और 6 मंथ्स के अंदर अंदर सारे स्कूल्स में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। कि इस मिड डे मील स्कीम के बहुत ही सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स थे, जैसे कि गरीब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल अटेंड करने लगे। जहाँ टीचर्स रिपोर्ट करती थी कि बच्चे खाना खाने हाफ़ टाइम में घर जाया करते थे, तो वो वापस आते ही नहीं थे। तो इन प्रीवियसली क्या होता था गवर्नमेंट स्कूल्स में कि बच्चों को खाना खाने के लिए हाफ़ हॉलीडे में घर पे भेज दिया करते थे, हाफ़ डे में, और फिर वो वापस आते थे पढ़ने के लिए। तो टीचर्स रिपोर्ट करती थी कि ऐसे कितने बच्चे थे जो सुबह आते थे लेकिन खाने के बाद या खाने की छुट्टी के बाद वो स्कूल वापस ही नहीं आते थे दोपहर में। तो अब क्या था कि बच्चों को घर जाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि स्कूल उनको फ्री फूड प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ सबसे बड़ी बात आई थी कि कास्ट प्रिजुडिस ख़त्म हुई थी, यानी उस गवर्नमेंट स्कूल में हर कोई पढ़ रहा है, एक ब्राह्मण का बेटा भी पढ़ रहा है, एक दलित का बेटा भी पढ़ रहा है। तो जो मिड डे मील फूड था, जो खाना बनाना था, वो दलित वुमेंस को हायर किया गया था, उनको उस खाना बनाने के लिए जॉब पे रखा गया था। अब कोई भी खाना बना रहा है, हर कोई मिल बांट के आपस में बैठकर उसको खा रहा है, यानी ये यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ हुई। एक तो गरीब बच्चों का स्टमक भी फिल हो गया और उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ेगा, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि कास्ट प्रेजुडिस हम ख़त्म कर रहे थे, बच्चे पढ़ते भी और खाना भी खाते और कास्ट प्रेजुडिस भी ख़त्म हो जाती। तो कितनी सारी अच्छी चीज़ें थी जो मिड डे मील से स्टार्ट हुई थी। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज स्टेट्स दैट कि अभी भी भले ही मिड डे मील ने कितनी सारी प्रेजुडिस को ख़त्म किया हो, बट स्टिल हम देखते हैं कि अमीर लोगों के स्कूल बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं एज़ कम्पेयर टू द स्कूल्स ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स और द पुअर किड्स। आज भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कास्ट के दलित चिल्ड्रंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या उन्हें बहुत ही बुरी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, काफ़ी लोगों का मानना है कि ये एटीट्यूड चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यानी इस एटीट्यूड को बहुत ही, इस चेंज को, इसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, स्लो पेस लगेगा बदलने में। लोगों को अपनी सोच बदलने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, टाइम लगता है। वो अपने इकोनॉमिक स्टेटस के बलबूते पे या फिर अपने रिलीजन, अपने कास्ट के बेसिस पे वो दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना कभी ख़त्म ही नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन विद अ वेरी स्लो पेस। इसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब तक इसे टाइम लगेगा, इक्वालिटी हमारे डेमोक्रेटिक देशों में स्ट्रगल करेगा, यानी बहुत समय लगेगा हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलने में। वी ऑल नो दिस इमेज लेफ्ट हैंड साइड, दिस पर्सन, वी ऑल do admire him. He's a great leader of ours. I just want you to read all his views written below and just get the idea. स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे कंट्री में ही ऐसा होता है, बट लेट मी टेल यू, हमारे ही देश में ऐसा इनइक्वल ट्रीटमेंट लोगों के साथ कास्ट या रिलीजन के बेस पे नहीं होता। हमें ये कह सकती हूँ कि कास्ट के बेसिस में शायद इंडिया ही एक ऐसा देश होगा जहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट अलग अलग देशों में, अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये जो डिफरेंस है, ये जो इनइक्वल ट्रीटमेंट है, इसके बेसिस भी बदल जाते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
कैन यू बिलीव द सुपर पावर? वहाँ पे भी लोग अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे. अफ्रीकन अमेरिकन, you know, the people from Africa, but they are brought up and started living in America. So obviously they are black in color. तो these are the problem. कलर के बेसिस पे भी लोगों के साथ अमेरिका जैसी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था टिल 1950s. अब आप इमेजिन करिए, अमेरिका में एक रूल था कि अगर बसेस में सारी सीट्स फुल हैं और किसी सीट पर ब्लैक बैठे हुए हैं, यानी ब्लैक पर्सन बैठा हुआ है, और अगर किसी स्टॉप से एक वाइट पर्सन बस में आया तो ब्लैक पर्सन को खड़े होकर अपनी सीट छोड़कर उस वाइट पर्सन को सीट देनी पड़ेगी. ये एग्जाम्पल देखते हैं रोज़ा पार्क्स का, जिन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत करी इन अमेरिका. सो गाइज, रोज़ा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन और वो दिन भर के काम से बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी. ये दिन था 1 दिसंबर 1955, जहाँ एक वाइट मैन बस में चढ़ा और उसने रोज़ा पार्क को खड़े होने के लिए कहा. एंड कुड यू बिलीव शी रिफ्यूज्ड? रोज़ा पार्क ने मना कर दिया अपनी सीट से खड़े होने के लिए, और ये लेड किया एक सिविल राइट मूवमेंट के. मतलब इसकी वजह से तब से फ्रॉम ऑन दैट डे ऑनवर्ड्स they started, the African Americans started the civil right movement in America. Finally, African American people जीत गए और एक एक्ट बना द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, जो ये स्टेट करता था कि कोई भी किसी के कलर, रिलीजन या वो कहाँ से, कौन से देश से आए हैं, इसके बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स भी उन्हीं अमेरिकन बच्चों के साथ सेम स्कूल में पढ़ेंगे. उनके लिए कोई अलग से स्कूल में उनको नहीं जाना है कहीं और. पहले क्या होता था, अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक बच्चों के स्कूल अलग होते थे और वाइट स्टूडेंट्स के स्कूल अलग होते थे. चीज़ें बदल गई, बट आज भी अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन और अफ्रीकन अमेरिकन लोग अमेरिका में काफ़ी पुअर हैं. काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो उनको ठीक से प्रोवाइड नहीं की जाती. पोअरली क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो वाइट स्टूडेंट्स के कंपेयर जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, दे आर वेरी हाई फाई, और गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में हैं. सो गाइज, दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन द अदर कंट्रीज़ एज वेल. तो खाली ऐसा ही नहीं है दैट इंडिया वॉज फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. Here are some important things. Article 15, I hope you will read about it. I shall ask you the questions later on. There are still the challenges we are facing in the democratic India. Still we are fighting from the inequalities things. Still we are fighting with the caste prejudice and the discrimination on the basis of religion. Every person means आप हम बहुत सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है that we should raise our voice against it, and we should stop doing this discrimination on the basis of anything. We should not discriminate. Some of the question I'll provide you soon, and this is the glossary. I hope you just learn all these terms. These are very important for you. तब तक के लिए bye bye, take care and stay safe.